स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यदि आप आईटीआई कर रहे हो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्जाम पे आप लोगों को अनुमान लग जाएगा। क्वेश्चन जरूर लास्ट तक देखना। दोस्तों चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और क्वेश्चन को जरूर लास्ट तक देखना। एनालिसिस करने के बाद आपको आंसर सहित मैं आपको बताऊँगा। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। मैं बात कर लेता हूँ कि आज जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पूछा गया था तो क्या पूछा गया था। पहला नंबर दिया है कि बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बड़ा ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चरणबद्ध कोर व्यवस्था का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इजे डी नंबर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है। इसको जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, यानी कोर हानि। ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर पे कोर हानि को करने के लिए किया जाता है, यानी राइट आंसर इजे डी नंबर। अगला क्वेश्चन है ऑफ लोड टैप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। यानी लोड बदलने से पहले जो ट्रांसफार्मर को लोड कट कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग स्पार्किंग ज़्यादा होती है जब हम इधर से उधर टर्मिनल बदलते हैं, इसलिए लोड सप्लाई को कट कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है। यानी जो ट्रांसफार्मर है ज़्यादा एफिशिएंसी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल रखते हैं, यानी बराबर होना चाहिए इस टाइम पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो होता है फेराइड कोर ट्रांसफार्मर का यूज अक्सर हम लोग करते हैं। फेराइड कोर जो ट्रांसफार्मर होता है हाई फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है। यह धीमी गति से चलता है। सिंगल फेस जो मोटर होता है धीमी से चल रहा है तो मतलब ये होता है कि कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। राइट आंसर इसका ए नंबर होगा, दोषपूर्ण कैपेसिटर। सिंगल फेस जो मोटर ख़राब होने का कारण यही होता है कि दोषपूर्ण कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन दिया है हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का उद्देश्य क्या है। हीटर बेस प्लेट जो बेस प्लेट है उसमें जो विभिन्न सुरक्षा खांचों का उद्देश्य क्या है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ऊष्मी अवयव को दृढ़ता से रखने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन दिया है खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एसी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। खाद्य मिक्सर पे जो सिंगल फेज मोटर होती है वो मोटर यूनिवर्सल होती है। मिक्सर घर पे होगा, ग्राइंडर होगा, वो उसमें यूनिवर्सल मोटर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर इज ए नंबर। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है। इलेक्ट्रोडायनमो प्रकार के जो उपकरण होते हैं उससे हम लोग पावर नापते हैं, यानी शक्ति नापते हैं। ठीक, राइट आंसर इज ए नंबर इसका सही होगा, यानी हम लोग पावर मापते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है। चल कुंडली पे जो नरम लोहे का उपयोग करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। राइट आंसर इजे डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है चल लौह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करें। चल लौह प्रकार के जो उपकरण होते उसकी पहचान कैसे करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, कोई सिरा अंकन नहीं है। राइट आंसर इज ए नंबर, नो टर्मिनल मार्किंग। चल मूविंग कॉयल। अगला क्वेश्चन है उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है। उदासीन संयोजन
जो ऊर्जा मीटर होता है वो होता है एकल चरण एकल अवयव, सिंगल फेस सिंगल एलिमेंट जो होता है उसके लिए उपयोग करते हैं। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है। एकीकृत का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो होता है एनर्जी मीटर। राइट आंसर इज ए सी नंबर। फिर चौथा है टेंगेट ग्लेवनोमीटर, स्पर्श रेखा। इसका जो राइट होगा तो स्पर्श रेखा होगा, यानी डी नंबर को हम लोग इंटीग्रेटेड प्रकार के ऊर्जा मीटर बोलते हैं। ये एसी वोल्ट मीटर, डीसी वोल्ट मीटर और एनर्जी मीटर ये अलग हैं। ठीक, अब आ जाओ अगले वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है। जो चुंबकीय मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो हम लोग मेजर करते हैं वो होते हैं प्रभाव त्रुटि, यानी राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रह जाता है, सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर होता है, सीटी का फुल फॉर्म होता है करंट ट्रांसफार्मर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। सीटी का द्वितीयक खुला रहता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। सीटी करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी जो बाइंडिंग होती है यदि ओपन है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर सबको मैं बता दिया मेजरिंग ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। सीटी जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। यदि हम इसको ओपन रखेंगे तो क्या होगा कि सीटी की द्वितीयक कुंडली की जल जाएगी, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंग नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, किसी भी स्थिति पे, केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति पे, केवल झुकी हुई स्थिति पे। तो स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, जो डैम्पिंग टॉर्क होता है, डैम्पिंग टॉर्क में एक स्प्रिंग कंट्रोल विधि आती है, उसमें जो स्प्रिंग लगाते हैं उसको हम कोई भी पोजीशन पे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है। गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ जो प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग है ये होता है वर्टिकल पोजीशन। हम लोग जब ग्रेविटी कंट्रोल मेथड करते हैं डैम्पिंग प्रणाली पे, उसमें हम वर्टिकल पोजीशन को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन हैं। डैम्पिंग प्रणाली होती है, डैम्पिंग जो कंपन को कम करने के लिए विधि होती है कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड के द्वारा हम लोग कंट्रोल करते हैं। एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। उच्च दाब धातु हेडलाइट लैंप की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। उच्च दाब यानी हाई प्रेशर धातु हेडलाइट जो होती है उसके जो बोरो दाब की जो लाइट होती क्यों होती है, लिखा है राइट आंसर डी नंबर, लैंप से पराबैंगनी विकिरण को कम करें। जो लैंप होता है लैंप के पराबैंगनी विकिरण को कम करने के लिए ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMB प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति पे संचालित किए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर, झुका हुआ, क्षैतिज, कोई भी स्थिति पे। EMB होता है मरकरी वेपर लैंप। EMB का मतलब फुल फॉर्म होता है मरकरी वेपर लैंप। मरकरी वेपर लैंप को कैसे लगा सकते हैं चलाने के लिए, उसको कोई भी पोजीशन पे हम लगा सकते हैं, एनी पोजीशन, यानी राइट आंसर इज डी नंबर होता है झुका हुआ, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, कोई भी पोजीशन पे लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनेंस इंटेंसिटी। प्रदीप्त तीव्रता की SI इकाई क्या होती है, सबको मालूम होगा। लुमिनेंस इंटेंसिटी की जो इकाई होती है कैंडेला होती है। राइट आंसर इज सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCB के किस विद्युत उपकरण L श्रेणी का उपयोग किया जाता है।
एमसीबी बहुत प्रकार की आती हैं, जिसमें एल श्रेणी का एमसीबी होती है, उसका उपयोग हम लोग गीजर में करते हैं, यानी जो गीजर के लिए यूज किया जाता है, तो एल सीरीज की एमसीबी का यूज करते हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण होते हैं? पृथ्वी के रेजिस्टेंस नापने के लिए जो इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण होता है? इसका जो राइट आंसर होगा, विद्युत अपघट्ट, विद्युत वाहक बल को हटाना। अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलैटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है? सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है? राइट आंसर होगा उपकेंद्र यानी सब स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है? अर्थ प्रतिरोध जो होता है परीक्षण में धारा उत्क्रमण का कार्य होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करना, डीसी की ध्रुवीयता को उलट देना, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में करना। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर होगा कि डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना, कन्वर्ट करता है। अर्थ प्रतिरोध टेस्टर एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों होती है? इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, विद्युत अपघट्ट, विद्युत वाहक बल को हटाना। राइट आंसर ये डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो घरेलू वायरिंग में वायर यूज करते हैं अर्थ के लिए, उसकी साइज पूछा गया है, कौन से साइज का वायर यूज किया जाता है? ठीक, ये होता 1.5 स्क्वायर मीटर, यानी 1.5 का वायर यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, AWG का विस्तार क्या नाम है? AWG का सबको मालूम होना है, अमेरिकन वायर गेज होता है। एक होता है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, एक होता है AWG अमेरिकन वायर गेज। इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन वायर गेज होगा, यानी राइट आंसर इज ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, ECC का विस्तार क्या है? ECC का फुल फॉर्म क्या है? सबको मालूम होना चाहिए कि ECC का फुल फॉर्म जो होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ECC का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग होता है? डाई स्टॉक सेट का जो यूज होता है वो होता है वर्गाकार पाइप में बाहरी थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप में आंतरिक थ्रेड काटना, या आयताकार पाइप में आंतरिक थ्रेड काटना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेलनाकार पाइप पर बाहरी थ्रेड काटना, सी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमंजिला इमारत के लिए तार की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? बहुमंजिला इमारत के लिए जो तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है? इसका राइट आंसर दिया गया है डी नंबर, कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता आती है। दोस्तों आगे के क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।